नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो हमको एक जो देश में चल रहा है इस टाइम पे शो ऑफ फोर्स एंड जो एक मैसेज दिया जा रहा है सरकार को, पब्लिक को, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम काफी टाइम से बोलते हैं भैया डेंजरस टाइम्स है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? राम राम साहब, बुलाने के लिए धन्यवाद आपको शो राम पर। राम जी। सर जी, तो सर यही ओपन करते हैं। मेरे को ये बताओ, ये जरा शो ऑफ फोर्स जो हर दूसरे दिन पे कुछ ना कुछ सड़क पे दिख रहा है हमको, एंड नागपुर में तो थोड़ा बाहर चले गए आग कंट्रोल से। आरएसएस के गढ़ के अंदर फडणवीस साहब जो इतना भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनको वीक दिखा दिया। यही चीज कोशिश करी थी संभल में, योगी साहब की स्ट्रेंथ को नीचे दिखाने के लिए। एमपी में इंसिडेंट हो गया। ये क्या शो ऑफ फोर्स है कि जो मेरा एनालिसिस है कि आपका कुछ डिफरेंट नजरिया है? सर बताइए। आपने मुरादाबाद दंगों की जो जुडिशियल कमीशन बैठा था, मुरादाबाद दंगों का, उसकी रिपोर्ट आई थी पिछले साल, वो पढ़ी है क्या? वो पढ़ी है। हम्म। ये जो दंगे होते हैं, वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन जो मुझे इसमें दिख रहा है, एक प्रमुख कारण इसमें अवश्य होता है दंगों में कि जब लगता है कि साहब कि हमारा प्रभाव कम हो रहा है, तब इस तरह के काइनेटिक एक्शंस होते हैं। ये एक स्थिति है। और दूसरी, आपस में जब कंपटीशन होता है, मुसलमानों के बीच में ही आपस में कंपटीशन होता है, ये तब होता है। ये जो मुरादाबाद वाला पूरा दंगा था, वो दो पॉलिटिकल फोर्सेस में आपस में कंपटीशन था। और ये मुसलमानों को अच्छी तरह से पता है कि अगर अपनी लार्जर कंस्टिट्यूएंसी को विन ओवर करना है, तो यू हैव टू साउंड मोर रेडिकल देन द अदर पर्सन। ये आप देखेंगे, बार बार बताया जाता है कि आप ये देखें कि धुबरी के इलेक्शन में हमारा बदरू भाई जो था, बदरुद्दीन साहब जो थे ना, वो 10 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए, AUDF वाले, जो कि वहां से इनविंसिबल समझे जाते थे। वो इसलिए क्योंकि उनसे ज्यादा रेडिकल एक बंदा आ गया वहां पर, रकीबुल हसन, कांग्रेस की तरफ से। अब आप जब ये देखते हैं तो आपस में कंपटीशन हो रहा है समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, ममता में और इनमें सब में, जो आप ये समझिए कि इनको जो है इनके अंदरूनी हालात का पता है, और इसलिए दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू outshout the other party or the competitor as far as the radicalism is concerned. इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, अभी जो जंतर मंतर पर जो धरना हुआ था, उसमें सबसे रेडिकल कौन बोल रहा था? वो वैसे नहीं बोल रहा था सबसे ज्यादा रेडिकल। वो आपका एक धर्मेंद्र यादव और एक वो कोई सरदार जी आए हुए थे, वो ज्यादा रेडिकल बोल रहे थे। तो आई टेक यू बैक टू द बेसिक्स, और मुस्लिम पॉलिटी की और मुस्लिम पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी एनालिसिस डॉक्टर अंबेडकर ने की है। उनकी वो जो फेमस बुक है, he's written a lot of things which are inspired by the British, but in this book he's done a lot of original analysis। और जो वो ओरिजिनल एनालिसिस है, उसमें वो बताते हैं कि भाई, आप जिसको आप सोचते हैं सिविक सेंस या आपका सिविक लिविंग, सिविक पॉलिटिक्स, ये मुसलमानों पर लागू नहीं होती है। और उनके लिए the only consideration is that who is pandering more to their religious tastes। तो आप दूसरे लोगों के लिए होगा कि साहब के हमारे यहाँ पे सड़क नहीं बनी है या पानी नहीं आ रहा है। उनके लिए ये होगा कि साहब के हमारा मदरसा बना दो, हमारी मस्जिद बना दो, और हमारे जो शरीयत कोर्ट है वो जो ठीक होना चाहिए, हमारे जो हलाला का सेंटर है वो रिलायबल होना चाहिए।
रिलायबल होना चाहिए, मतलब कि वो कि अगर उसके पास जाए हलाला के लिए तो वो बीवी के साथ हलाला करके अगले दिन उसको छोड़ दे, ये नहीं हो कि रख ले। तो इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल बड़े सारे हलाला सेंटर चले हुए हैं जिनमें लिखा हुआ है कि साहब कि बड़ा तसल्ली बख्श और रिलायबल काम किया जाता है और बीवी को अगले दिन ही, बेगम को अगले दिन ही छोड़ दिया जाता है। तो अब ये जो है वो प्रायोरिटीज़ है। अच्छा, प्रायोरिटीज़ क्यों है? वो अब जब आप देखने जाएँगे तो फिर वो देन यू गो टू द रूट एंड द रूट इज़ द बुक। और द बुक सेज दैट द ओनली वे you can ascend to the heaven is by inconveniencing the kafir। अगर आप देखिए 9th सूरा जो है कि 9th चैप्टर सूरत at-तौबा, सूरत at-तौबा is the last surah, the one that was revealed the last। और एक प्रिंसिपल है एब्रोगेशन की, जो बाद वाली जो वर्सेस हैं वो अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो तो बाद वाली वर्स जो है वो पुरानी वर्स को, अगर वो कॉन्ट्रडिक्टरी है तो उसको एब्रोगेट करती है। तो इसमें एक रूलिंग वर्सेस है 9.120 और 9.123। ये खुद मुसलमानों को भी पता नहीं होती, लेकिन आलिम उलमा को पता होती हैं। और चूंकि इनके यहाँ सिस्टम होता है तकलीद का मतलब आपको नकल करनी है, जो आपके आलिम उलमा बोले वो आपको बिना सवाल किए हुए उसको फॉलो करना है। तो ये जो बात है, ये उनको बताया जाता है कि भाई आप जो है वो अगर तकलीफ दोगे सामने वाले को, दैट इज 9.120, तो उतना ही अल्लाह आपसे खुश होगा, आपके अकाउंट में और नेकी का हिसाब और ज़्यादा लिख देगा। रमज़ान में वही एक काम जो जो नेकी का हिसाब एक होता है, रमज़ान में बढ़ के 100 हो जाता है। तो इसलिए रमज़ान के महीने में जिहाद जो है वो ज़्यादा पाक होता है। तो क्या है कि साहब जो कुफ़ार के गैज़ ऐसी राह चलते हैं जो कुफ़ार के गैज़ किसी दुश्मन से कुछ ये लोग हासिल करते हैं, तो उसके एवज़ में एक नेक काम लिख दिया जाएगा। यानी इफ़ यू इनकन्वीनियंस और हैरेस द नॉन बिलीवर, तो आपके अकाउंट में नेकी लिख दी जाएगी। इसी तरह से 9.123 इज़ ईमानदारों, ईमानदारों का मतलब होता है मुसलमानों। ईमान इज़ बेसिकली द फेथ। जो तुम्हारे आसपास के हैं उनसे लड़ो। ये मैं पढ़ रहा हूँ, आपको बता दूँ, इस फारूक खान नदवी का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे आसपास के हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वो लोग तुम में करारापन महसूस करें। दे शुड एक्सपीरियंस हार्शनेस अमंग यू। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब भी ज़रूरत होती है तो वो आलिम उलमा जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। और जब आपस में कॉम्पिटिशन होता है तो यही कहा जाता है कि साहब कि ये आदमी जो है ये करारापन नहीं रखता है। तो ये करारापन नहीं रखता है, हम करारापन रखते हैं, हमारे साथ आओ। ये कुछ बेसिक्स हैं। अब अगर आप जाएं राइट्स की हिस्ट्री पे, तो यू वुड फाइंड कि जब जिम्मा लागू रहता है, जिम्मा समझते हैं ना, द पैक्ट ऑफ उमर इज कॉल्ड जिम्मा, एंड इन अरबिक इट इज रिटन एज जिम्मा, THIMMA। कई लोग उसको दिम्मा बोलते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन बेसिकली उर्दू में जिम्मा है, क्योंकि जो लेटर लिखा जाता है आपका जवाद वाला जो लेटर होता है, सवाद जवाद, अगर आपने उर्दू पढ़ी हो तो सवाद का जो प्रोनाउंसिएशन उर्दू में है वो ज़ा होता है, तो जिम्मा बोलते हैं हम लोग। और अरबिक में वो धा करके प्रोनाउंस किया जाता है, तो उसको वो दिम्मा हो जाता है। जैसे रमज़ान बोलते हैं, वो रमज़ान यहाँ पे रमजान, हाँ वही। स्पेलिंग इज सेम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अरबिक में रमज़ान हो जाता है, यहाँ रमज़ान हो जाता है। जैसे आबू ज़ाबी, उर्दू में इट इज प्रोनाउंस्ड एज आबू ज़ाबी, बट अदरवाइज एवरीबॉडी सेज इट इज आबू धाबी।
Dhabi. the script is the same, the letter is the same, ज़्वाद से ही वो आता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वहाँ जाके अबू धाबी हो जाता है और यहाँ अबू ज़ाबी होता है। लेकिन चूंकि हिंदुओं ने उर्दू पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल ही छोड़ दिया, which I think is bad. हमारी लैंग्वेज है सर? Yes, it is a bastard language. Yes, all right. हाँ, but it was created to tease the Turks. वो अलग चीज है। मजाक बनाने के लिए बनाई थी उनकी। it was created in the brothels. रंडी खानों में बनी है ये। पर ठीक है, हमारी है, जो भी है। तो अब वो उसका सिस्टम है। तो अब आप ये देखें कि जहां पर जिम्मा लागू है, कि जहां पर काफिर इज बिहेविंग इवन इन काफिर लैंड्स वेयर यू हैव minority, where you have Muslims in good enough strength, then the other side must behave according to the zimma. Zimma में लिखा हुआ है कि कैसे you have to live in a certain way, be respectful towards the Muslims and all that. तो जब तक जिम्मा होल्ड करता है तब तक ये कुछ ज़्यादा नहीं करते इन काफिर लैंड्स। और जब ये देखते हैं कि साहब कि ये तो असर्ट करने लगे हैं, तो देन दे रिएक्ट। आप देखेंगे कि पहला दंगा जो है, एक बड़ी अच्छी किताब है, मिस्टर आरपीएन सिंह है, एक एक्स आईपीएस, उन्होंने लिखी हुई है, रायट्स एंड रॉन्ग्स, RIOTS, रायट्स एंड रॉन्ग। तो रायट्स आर बिगन वन व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग कि भाई ये जो सामने वाले हैं, ये जो है ये थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करने लगे हैं या हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। तो दंगों का इतिहास शुरू होता है 1715 से। 1715 is the time when the Mughal power had started waning. That is the time the first riot occurred. और उसके बाद में जैसे जैसे जहां जहां ये कम होते गए, राइट्स बढ़ते गए। इसी तरह से आप देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस व्हेन दे वर इन गुड स्ट्रेंथ एंड दे स्टार्टेड फीलिंग कि भाई अब जो है वो टाइम आ गया है असर्ट करने का, देन दे स्टार्टेड डूइंग इट। और जो रेडीमेड स्ट्रक्चर, जो आर्किटेक्चर है, वो रेडीमेड रहता है। द मॉस्क्स हैव ऑलवेज वर्कड एज आउटपोस्ट एंड द नॉन मुस्लिम हैज बीन अ फूल not to understand that. Arab countries, they control Arab countries, particularly Saudi Arab, UAE and ये GCC की जो भी आपकी जो कंट्रीज हैं, they control their population by controlling the mosque. The imam has to read the khutbah which is approved by the crown. अलावा कुछ कर देगा तो उसको सूली पे लटका देंगे तुरंत। If you give a freedom of expression to the imam, then you are bound to run into trouble. ये काम जितने भी इस तरह के पावरफुल मोनार्क हुए हैं, even Muslim monarchs, they have all done that. They have never let the imam have freedom of expression. अब डेमोक्रेसीज में जब आप उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे देते हैं and then they are able to preach hate all the time, then problems can be created anytime they feel like. Understood. ये तो पूरा ये इकोसिस्टम जो की है, बात कर रहे हो आप। तो ये आप we call it architecture, psychology, your एक्शन प्लान्स, ये इस तरह से बनते हैं। और क्यों बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिर देन जो भी और चीज होती है ना, नथिंग स्पॉन्टेनियस, नो राइट इज एवर स्पॉन्टेनियस, इज ऑलवेज अ प्लान। मैं तो खुद हैंडल किया है ना भाई, मैंने शायद आपसे शेयर भी किया होगा पहले,
I was a young SDM, my first posting. तो एक जुलूस निकलने की बात थी, तो कॉल्ड पीस कमेटी मीटिंग में तय हो गया कि हाँ ठीक है, जो रूट जा रहा है बीच में मस्जिद पड़ती है तो मस्जिद के सामने कोई नारे नहीं लगाएंगे. दी ओनली स्लोगन दैट वाज अलाउड वाज भारत माता की जय. दैट इज ओके. तो जो एल्डरली लोग थे उन्होंने ये बातचीत कर ली, लेकिन उधर प्लान पहले से तैयार था कि इफ द प्रोसेशन कम्स इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क देयर विल बी एन अटैक. और अटैक हुआ. It was my first posting. I wasn't aware to that extent. मुझे अगर पता होता तो मैं कुछ और इंतजाम करता, शायद मस्जिद को सील कर देता या उसका कुछ करता इंतजाम, उसकी तलाशी ले लेता. क्योंकि तलवारें ये सब जो है ये सब पाया जाता वहाँ पे. You can imagine the dare. The dare was that town of about I think 3,000-4,000. There was only one lane with a population of about 200. उसमें वो मॉस्क थी. फिर भी they did not hesitate. And people had come from outside. अहमदाबाद से आके छोरे वहाँ पे बैठे हुए. And our great police intelligence was not able to find out. Do you think ऐसी कुछ यहाँ पर भी हुआ है सर? बिकॉज हमेशा से अभी 2-3 बार हम देख रहे हैं ये इंसिडेंट्स हुए हैं एंड जो रिपोर्ट आती है कि ये तो प्री प्लान था. यहाँ पर कुछ मैं तो कह रहा हूँ ये बात ही गलत है. ये इट इज ऑलवेज प्री प्लान. If it is not pre-planned, it would be an exception. Spontaneous हो तो exception है. अच्छा, okay. A spontaneous will be an exception. So where are we missing out, sir? Obviously, नागपुर का देख लीजिए आप ना, नागपुर का इंसिडेंट क्या हुआ. They have gone and घेराव and done sloganeering in front of the police station in the morning. मॉर्निंग में जाके सब किया उन्होंने पुलिस स्टेशन में. और मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन वहां से फिर वो चले गए और उसके बाद दे लॉन्च्ड एन अटैक इन द इवनिंग. तो आपके हिसाब से मिस कहाँ हुआ है सर? और जो बंदा था जो अच्छा, हमारे यहाँ तो ये भी नहीं लोगों को पता चलता ना ये कौन से हैं, कि ये बरेलवी है कि ये देवबंदी है या क्या है. तो आप इसको अब एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा आसान प्रोवोक करना बरेलवियों का है. और majority of the riots, majority क्या मैं कहूँगा 90% of the riots that have taken place are done by these Barelvis so called, which is supposed to be, they are supposed to be all Sufis. ये जो हमारे जिनको सूफी पीसफुल बोलते हैं, वो जितने भी सबसे बड़े बड़े दंगे हुए हैं सब सूफियों के हिसाब से, चाहे वो आपका मलप्पुरम हो, चाहे आपका नोआखाली हो, चाहे आपके पाकिस्तान में जो पार्टीशन के दंगे हुए हों वो हो, या आपके कलकत्ता वाला वो औरंगजेब इज अ सूफी. तो औरंगजेब के जो फॉलोअर्स हैं वो वही हैं, तभी वो लब्बैक के नारे लगा रहे थे. लब्बैक इज बरेलवी स्लोगन. दे से लब्बैक या रसूलुल्लाह, दैट इज अ बरेलवी स्लोगन. तो वो ये बरेलवी नारे लगा रहे थे. अब इनकी समझ में नहीं आया, पुलिस वालों की समझ में नहीं आया होगा ना कि ये लब्बैक कर रहे हैं तो क्या मतलब है. दैट मीन्स दे आर वेरी डेंजरस. क्योंकि ये ब्लास्फेमी वाला जो है फॉर बरेलवीज, वो ब्लास्फेमी जो है वो उनके लिए बिल्कुल, यू कैन चार्ज देम इन नो टाइम बाय यूजिंग द ब्लास्फेमी ट्रिक, द बरेलवीज. इट्स नॉट सो मच अमंग द देवबंदीज एंड अदर्स. उनके दूसरे तरीके या दूसरे कुछ है. देवबंदी वाले जो करते हैं ना, वो तो खैर उनको तो शरीयत चाहिए, ये सब चाहिए. सो दे आर डूइंग अ लार्जर गेम प्लान. ये जो फटाफट वाले जो राइट्स है, ये इस ब्रिगेड द्वारा जो है वो मैक्सिमम किए जाते हैं. आप पूरा अंडरस्टैंड करें, आप इसका मैकेनिज्म देखें, इसकी जो काइनेटिक एक्शंस होते हैं वो देखें. दिस इज हाउ इट इज डन. और आपस में जब कंपटीशन होता है तो और होता है. जैसे दिस गाय फहीम, whoever he was,
ही वाज wannabe politician, उसने इलेक्शन लड़ा था और नागपुर सिटी प्रेसिडेंट माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी। उसने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था हाँ हाँ। गडकरी जी के सामने, 1000 वोट भी आए थे उसके। हम्म, तो वो कंपटीशन में था, तो उसने कंपटीशन में कहा क्या क्या बेस्ट तरीका है, जो दंगा करवाएगा वो नेता बन जाएगा। और उसने दंगा करवा दिया, नेता तो बनी गया, गिरफ्तार रहेगा कुछ दिनों तक, छूटेगा तो उसके बाद बड़ा नेता बन जाएगा। इसमें आरएसएस के सिटी के अंदर करने का क्या सिग्निफिकेंस है भी कि कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ रैंडम इवेंट व्हिच इज हैपनिंग। वो आई डोंट सी बाहर से कोई गाइड हो रहा हो, क्योंकि बरेलवी तो सब पूरे हमारे लोकल ही है ना। हम्म, The only other guidance that they can receive is from Pakistan, because this Barelvi Jamaat doesn't exist anywhere else. तो देवबंद मिलेगा, सब बरेलवी कहाँ इतना मिलेगा पाकिस्तान से। Pakistan 70% Barelvi. Pakistan was created by the Barelvis. You go into the history, तो जो mass support जिन्ना को मिला था वो बरेलवियों ने दिया था. That was given by Barelvi. तो व्हाट आर वी मिसिंग हियर सर? ये जो आपने एक लॉजिक बताया कि भाई जब ये लोग सोचते हैं कि इनकी स्ट्रीट पावर डाउन हो रही है या रेलेवेंस डाउन हो रहा है, तो वो रेलेवेंस को कॉन्वर्सेशन में वापस लाने के लिए 3 4 5 इंसिडेंट करो और थ्रेशोल्ड से नीचे रखो। दिस इज वन थिंग दैट कल रात को मैं और प्रतिकृत बात कर रहे थे इसके बारे में, एंड आई एम कंबाइनिंग व्हाट आई वाज स्पोकन देयर विद आपने जो बोला है कि थ्रेशोल्ड से नीचे रखो, इतना मत जाने दो कि दिल्ली रायट हो जाए और पिछवाड़े टूट जाए उसके बाद। कीप इट हमने बिलो। तो उसका वो देखिए, आप जो भाई आजकल जो राइट्स हो रहे हैं ना, उसमें आप देखते हैं किलिंग्स नहीं हो रही, एक आधा बंदा कहीं पे, वो भी एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल है। किलिंग्स नहीं हो रहा, वेंडलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। इट इज कॉल्ड, हमने इसका नाम दिया हुआ है ना, और हमारे तो वेबसाइट पे उसके आंकड़े पड़े हुए हैं, रल्स हाँ, रल्स वायलेंस, इट इज कॉल्ड रल्स वायलेंस, रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस। ओके, इट्स नॉट कनेक्टेड, मतलब एक बार ही संभल में होगा, फिर माऊ में होगा, फिर नागपुर में होगा, फिर भोपाल में होगा, फिर राजस्थान में कहीं होगा। अच्छा, रैंडम, आप यू विल नॉट बी एबल टू लिंक connect इट। all the dots. So that basically comes from the theology. What is that theology? वही जो theology है ना, उस दिन ग्रॉक से बहस हो रही थी। ग्रॉक कह रहा है कि साहब कि इस्लाम इज वेरी काइंड। हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई इट इज अ परमानेंट वॉर। देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक, जिहाद द परमानेंट वॉर, वॉइस ऑफ इंडिया बुक्स पे है। किसकी है, फॉरगेट द ऑथर। तो वो आप पढ़े, आपको पूरा उसका मिल जाएगा। क्यों परमानेंट क्यों है? इट हैज टू कंटिन्यू टिल द स्टेटस दैट इज डिस्क्राइब्ड इन 8.39। 8.39 है ना, तो जब तक कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम कबूल नहीं कर ले, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो दैट इज वाई इट इज अ परमानेंट वॉर। कोई सोचे कि नहीं साहब ये हो गया और यहाँ पर वो बन गया तो ये ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान बन गया तो वहाँ पर जिहाद ख़त्म हो गया। नहीं, पाकिस्तान बन गया तो क्या हुआ? पाकिस्तान में उसमें जो है वो मुनाफिकीन है, बहुत सारे मुनाफिकीन, हिपोक्रिट्स, तो उनको मुनाफिकीन को ख़त्म करना है। पाकिस्तान में अभी तक फुल शरिया लॉ नहीं है, वो लगाना है। तो वो दैट विल कंटिन्यू एवरीवेयर, इट विल कंटिन्यू। It has to continue till the status which is described in Quran 8.39 is achieved. Jihad, the Islamic doctrine of permanent war by Suhas Majumdar. आपको लिंक भेज दूंगा मैं इसका, इसको आप पढ़ें। I'll be grateful.
मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये बताया कि दिस इज अ डिफरेंट काइंड. नाउ इज दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेररिज्म सर? इट इज टेररिज्म. मैं तो कई बार कह चुका हूँ ना कि जो सर तन से जुदा वाला जो नारा है, जिस तरह से फॉर इंस्टेंस इन सबको यू शुड डेजिग्नेट देम एज अ कॉल टू टेरर. लेकिन आप उसको चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, आप मॉडर्न वैल्यूज के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, तो यू विल ऑलवेज फेल. यू विल नेवर बी एबल टू काउंटर इट, बिकॉज इट इज अ it is a medieval state of mind. Medieval state of mind cannot be countered by modern means. You have to go back to those means which will be able to counter these medieval states of mind. आप कितना भी एजुकेट कर लें, अगर वो जो रेजिमेंटेशन है, उस रेजिमेंटेशन के एलिमेंट्स देखिए, इस्लाम इज वेरी वेल रेजिमेंटेड. You can call it a religion. It is hardly a religion. It is a very well regimented machine. और वो रेजिमेंटेशन कैसे आता है? वो मेंटल रेजिमेंटेशन है. वंस यू आर टोल्ड कि यू हैव ओनली वन लाइफ, तो रेजिमेंटेशन तो वहीं से शुरू हो जाता है. देन यू आर टोल्ड दैट यू हैव टू फियर योर मेकर. हिंदुओं में फियर नहीं होता है, पता है ना आपको, भगवान से डरना नहीं है. आप हमारे यहाँ तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्. जो मुझे जिस प्रकार से बचते हैं, तो मैं भी उनको उल्टा बचता हूँ. तो आप यदि पूजा करते हैं भगवान की, तो भगवान आपकी पूजा करते हैं. ये गीता में लिखा हुआ है. यहाँ तो बहुत ही बराबरी का रिश्ता है, भगवान से भी एक बराबरी का रिश्ता है. और वो कहते हैं ना, पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो. तो पिता भी हो, माता भी हो, स्वामी भी हो, सखा भी हो, सहायक भी हो. तो यहाँ तो ऐसा है नहीं. लाइफ एक है. लाइफ एक है का मतलब कि यू कैनॉट मेक अ मिस्टेक. तो मेकिंग यूज ऑफ दैट, एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड तकलीद. तकलीद का मतलब है कि आपको नकल करनी है. जो भी आपके बड़े आलम उलमा है, उनकी नकल करनी है, खुद नहीं सोचना है. खुद सोचेंगे आप तो वो you will go to hell, and hell is permanent. Unlike in Hinduism, heaven and hell, in Islam, also in Christianity, लेकिन क्रिश्चियनिटी में तो बहुत सारे और चेंजेस आ गए. It is permanent. Therefore, the fear factor, and also the fact that you are told you have to fear your maker, वो fear factor इतना high है कि the regimentation is very strong. It is mental regimentation. और मेंटल रेजिमेंटेशन के साथ साथ ये आपका ये जो आर्किटेक्चर जब बना हुआ है, वो साथ में आ जाता है. और पर्टिकुलरली यू विल सी कि साहब के ये जो this Hanafi Islam, which is prevalent in Central Asia and Afghanistan and Indian subcontinent, ये और भी इसका जो रेजिमेंटेशन है वो और भी थोड़ा विचित्र टाइप का है. आप कहते रहो कि साहब अरे सूफीज आर पीसफुल इन दिस एंड दैट, एंड आई हैव ऑलवेज आस्क्ड द क्वेश्चन कि भाई सूफीज आर पीसफुल इज फाइन, बट डू दे फॉलो द शरिया लॉ और नॉट? बिकॉज सूफिज्म व्हेन इट बिगैन, सूफिज्म जब शुरू हुआ था, जब आप लोग एग्जांपल देते हैं, अरे साहब रूमी था, अरे भाई वो ज़माना तब था जब तरीक़त, इसको तरीक़त बोलते थे, और शरीयत, तो तरीक़त और शरीयत अलग हुआ करते थे. वो तो उसके बाद फिर आफ्टर द एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, वो पूरा मेरा एक इसमें चैप्टर भी है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम में. वो चैप्टर मैंने अनब्रेकिंग इंडिया में भी लिखा है. उसका इनहांस वर्जन जो है वो इसमें भी है आपके, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम.
उसको पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि भैया जो आपको बेवकूफ बनाना होता है तो उसकी बात करते हैं। ग्रॉक को वही पढ़ाते हैं। वी आर पीसफुल पीपल, सूफीज आर पीसफुल पीपल, दैट इज व्हाट अरे इज सर, कॉल्ड Grok is a AI. I mean, AI will collect ग्रॉक। what data is there. It's not buddy using its own वो brain to make its own judgment. गार्बेज इन गार्बेज आउट ठीक है, लेकिन वो उसको जो है आप इफ यू आर फीडिंग इट सम राइट स्टफ, इट्स नॉट पिकिंग अप इवन दैट। Sir, you're not feeding it तो anything. वो आपने ओपन कर रखा है उसको, और दुनिया में इस टाइम पे क्या है? ओ जी, see the problem with AI and मेरा, I mean, diverting a little bit, is that the data it's feeding is wrong. You know, the data it's feeding on is wrong. अरे वो इसी में है, आज जो है वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन नोट हाँ, ऑफ इट्स अब्यूजेस, सेइंग यू कैन नॉट अब्यूज एआई, यू आर नॉट अलाउड टू अब्यूज। अरे भाई क्यों? नहीं अब्यूजेस है, और भी मिस इन्फॉर्मेशन भी जो उसने फैलाई है उसके ऊपर वो डाला आपको है। पता है उसको किसी ने पूछा प्लीज लिस्ट आउट 50 हेटफुल हैंडल्स, हेट मॉन्गरिंग हैंडल्स। अरे सर उस वो हेट गलत है। मॉन्गरिंग, सुनो 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 सुनो, वो हेट मॉन्गरिंग हैंडल्स में उसने लिस्ट आउट किए। वो लिस्ट शुरू होती है आरएसपी, आरएसएस का हैंडल, फिर वीएचपी का हैंडल, और वीएचपी के हैंडल के बाद अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, उसके बाद शेफाली वैद्या, फिर संजय दीक्षित। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी हैप्पी टू बी क्लब्ड विद। अरे सर ये लिस्ट पता नहीं 15 बारी बाहर निकली है। फिर वो रतन ग्रुप शारदा, और उसके बाद किसका नाम है, कपिल मिश्रा। बाद में उसको पूछा किसी ने, उसका कहा कि नहीं वो जो वो है, क्या है जो एक, एक हेट लेबोरेटरी किसी मियाँ 8 ने लाख बनाई की है। रिपोर्ट है। हाँ, हाँ, वहां से पाकिस्तानी है। उठा के। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ सर, द प्रॉब्लम इज दैट कि आप एआई को जो डेटा दे रहे हो, दैट डेटा इज प्रिडोमिनेंटली ओन्ड बाय द लेफ्ट. So why are you surprised when he is coming out and saying this? But हाँ, एक चीज है, अगर आप अभी बोलोगे भैया ये पप्पू कौन है, ये कौन है, वो कौन है, उसके ऊपर तो काफी बातें होती है, तो फिर वो थोड़ा ठीक ठाक जवाब देगा आपको. But there is a problem. But sir, coming back to this whole thing. Now ये जो आपने बताया कि ये shows of force हैं और ये सब ऐसी चीजें हैं, इनको कैसे अभी now prevention क्या है सर इसका? कि ये थोड़ा is it like also a steam valve release जो अभी इनके सिर पे बॉम्ब फूटने वाला है, ये थोड़ा सा प्रेशर रिलीज टैक्टिक्स है कि चलो जस्ट फेयर नहीं, इनफ वी प्रेशर रिलीज अंडरस्टैंड. क्या टैक्टिक्स है? क्या है डू ये? दे डू एनी? वो कुछ करते हैं क्या? आप संभल का दंगा देख लीजिए। संभल हाँ. का दंगा क्या है? संभल का दंगा आपस की लड़ाई थी। द मॉस्क एंड द सर्वे इन द मॉस्क वाज ओनली एन एक्सक्यूज। उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले जो है वहाँ बगल में कुंदरकी नाम का एक कस्बा है, संभल और मुरादाबाद के बीच में, कुंदरकी। कुंदरकी में तुर्कों और पठानों के बीच में झगड़ा हो गया, और जो अपने आप को सेंट्रल एशियन माना करते थे बर्फ वाले, उनके सामने पठान और वहाँ पे जो कन्वर्टेड राजपूत जो थे वो खड़े हो गए, और उन्होंने एक राजपूत को जिता दिया। और संभल में इनके बीच में ही झगड़ा हुआ, कंपटीशन हुआ बेसिकली। इट वाज अ कंपटीशन अगेन, आपस का कंपटीशन था। इसीलिए मैं कहता हूँ वो मुरादाबाद वाला जो है वो नाउ इट इज अवेलेबल, और गूगल पे मिल जाएगा आपको। वो शायद श्रीवास्तव कमीशन, क्या नाम था उसका, मैं देखता हूँ सर एक कमीशन। सेकंड. तो उसकी आप रिपोर्ट पढ़िए, तो उसमें आपको ग्राफिक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि किस तरह से दो ग्रुप्स में, और पर्टिकुलरली एक कोई मुस्लिम लीग का बंदा, इसका आपका एमआईएम का कोई बंदा था, उसकी जो एम्बिशन थी कि ही शुड बिकम द अनचैलेंज्ड लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, उस चक्कर में वो दंगा हुआ था। ये शमीम अहमद खान. उनके दोनों के बीच का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स ऑफ हैंड। तो ये वहां का था। तो यहाँ पे जो है वो तुर्कों और पठान के बीच का जो कंपटीशन था कि कौन जो है वो बड़ा मुसलमान है, उस चक्कर में ये दंगा हुआ था। अच्छा, आप ये देखिए कि ये सारी जितनी भी इनकी जो है ना वो यूपी में बिल्कुल नहीं करते।
दे डोंट डू इट इन यूपी। संभल में मिसकैलकुलेशन हो गया इनको लगा कि साहब कि हम ही तो है मेजॉरिटी में, तो क्या है कर लेंगे। देयर वाज अ फीलिंग, क्योंकि वो ज़ियाउर रहमान बर्क नया बना है ना, वो अपने दादाजी के नक्शे कदम पे। दादाजी वो थे जो वंदे मातरम गाने से इनकार किया करते थे, शफीउर रहमान बर्क। करेक्ट। तो टेस्टिंग हो जाती है कई बार, अगर भाई टेस्टिंग कर ले, टेस्टिंग में फिर मामला पूरा चला गया। तो दंगे में आया भी नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान तो था ही नहीं, वो आपस में ही झगड़ा हुआ उनका, पुलिस से झगड़ा किया उन्होंने, और गोलीबारी में आपस के ही लोग मारे गए। ऑल द 5 persons that were killed were all Pathans। मारने वाले तुर्क थे, तो तुर्क वर्सेस पठान का झगड़ा ज्यादा था। तो आप पूछ रहे हैं कि इलाज क्या है? इलाज तो आपके सामने दिख रहा है, आपको योगी जी ने पूरा इलाज बता रखा है कि कैसे इलाज करना है। देखिए सर, वही मेरे को इंटेलिजेंस और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके ऊपर भी तो थोड़ा हमको फोकस डालना पड़ेगा, क्योंकि आई मीन आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड इतना टाइट उसमें भी महाकुंभ के अंदर भी इंसिडेंट हुआ। एंड दीज आर नॉट फेलियर्स, आई वोंट कॉल इट फेलियर, फेलियर बहुत बड़ा वर्ड होता है सर, बट दीज आर मिसेस व्हिच हैपेंस, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और काफी सारी चीजें जो पकड़ी जाती हैं और प्रिवेंटिव हो जाता है। बट सर द पॉइंट इज कि इसके अंदर अभी जैसे ये जैसे जैसे वक्त पास आएगा, अभी बोल रहे हैं कि भाई 29 तारीख को टेबल हो जाएगा वो, बिफोर द मंथ एंड इट विल बी डन, एंड दे पर्पसफुली डूइंग इट कि वो रमजान खत्म हो जाए उसके बाद और व्हाटएवर इट इज। आई मीन मेरे को लॉजिक यही दिखता है, बाकी और आई डोंट सी एनी अदर लॉजिक। डू यू थिंक रमजान कि मंथ ऑफ पीस। हाँ ठीक है, आई मीन फेयर एनफ, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स पॉलिटिकल सेंस कि यार ठीक है, लेट दिस थिंग फिनिश, उसके बाद कर लेंगे, इतना कोई आई मीन करना ही है, 5-6 दिन ऊपर नीचे वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन क्लोज बाय सर? ये जो जंतर मंतर में चल रहा है इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है बढ़ने का? क्योंकि ये जिस तरह के लोग लेके आए वहां पर ये भाषणबाजी करने के लिए, मैं तो हैरान हो गया। भैया पहले दूसरे दिन में आप महुआ मित्रा को लेके आ रहे हो, तो फिर तो आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है। वहां पर वो ओवैसी तो ऐसे आके गेस्ट की तरह बैठा वहां पर, वो मतलब जस्ट केम एज सैट डाउन एज अ गेस्ट, डिडंट रियली से मच। आई फाउंड द बॉडी लैंग्वेज टू बी वेरी डिस्कंसर्टिंग कि यार इतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, वहां खड़े हैं बंदे इकट्ठे कर लिए, चलो थोड़ा हुआ करो। इज इट दैट और एम आई रीडिंग इट रॉन्ग सर? टेस्टिंग द वाटर्स बेसिकली। वो आपका जो शाहीन बाग था, वो क्या था? टेस्टिंग द वाटर्स। दिल्ली पुलिस फेल्ड मिजरेबली, तो दे फाउंड आउट कि भाई इनके दम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप वाज द फार्मर्स एजिटेशन, और हम तब भी कहते थे कि ये एसएचओ लेवल का मैटर है, तब भी कहते थे ना, आपस में हमारी कई बार बात हुई कि भाई ये एसएचओ लेवल का मैटर है ये, ऑल यू हैव टू डू इज टू गिव हिम फ्री हैंड, कर लेगा। और यू कैन सी व्हाट हैपेंस एट शंभू बॉर्डर एंड कनौरी बॉर्डर पे क्या हुआ। कोई वहाँ सीनियर अफसर थोड़ी गया। हाँ, पिछली बार जो फार्मर्स को भी भगाया था, क्या वो ड्रोन से फेंक रहे थे सिर्फ वो भी बड़ा वो इनको इसलिए क्योंकि वो पंजाब में बैठे हुए थे ना, तो हरियाणा पुलिस तो खुद दे कुड ओनली प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन, दैट दे डिड सक्सेसफुली। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे जब उनको पता चला कि भाई ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, हरियाणा इलेक्शन जो है कांग्रेस हार गई इनके चक्कर में, और हम हार जाएंगे पंजाब इलेक्शन इनके चक्कर में, तब जब वो पॉलिटिकल लॉजिक उनको समझ में आया, तो उन्होंने, एक दिन नहीं लगा उनको खत्म करने में पूरा मामला, नॉट वन डे, a matter of 1 hour, it was over. If you have clarity like Yogi Adityanath has, you can solve it without any problems. And ultimately तो मैं कहता हूँ कि भाई आपको ये जो पूरी पॉपुलेशन है उसको आप, if you let them remain captive to Islamic theology, तो कभी ना कभी जब आपका वीक मोमेंट होगा तो दे विल प्रिवेल, तो यू हैव टू ब्रिंग देम बैक, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू ब्रिंग देम बैक, नहीं तो अदरवाइज दे विल लुक वेरी रीजनेबल एंड सडनली व्हेन द टाइम कम्स टू टेस्ट द जिम्मा,
They will impose the Zimma. लास्ट सेक्शन में मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा सर, पॉलिटिकली जो इस देश के अंदर चीजें हो रही हैं, आई मीन फॉर एग्जांपल जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आप देखिए और जिस तरह का लॉफेयर भी लॉन्च हुआ है, आई मीन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एक तरफ हैं, दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे के ऊपर अभी आई बिलीव सुबह दिशा सालियान और उनका केस लॉन्च हुआ है, एंड हम देख रहे हैं पॉलिटिकली काफी सोरोस के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर रेड्स एंड दिस एंड दैट, वो थोड़ा सा मतलब उंगलीबाजी शुरू हो चुकी है। तो आपको ये जो पॉलिटिकल रिस्पांस दिखता है दूसरी पार्टीज की तरफ से, एक वो लैंग्वेज वॉर है। बाय द वे आपको ये पता है टीएन सेशन की बुक जो है अबाउट द लैंग्वेजेस, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है, एंड आई एम जस्ट गोना यू नो इफ यू डोंट माइंड, मैं एक छोटा सा पैसेज पढ़ के बताता हूँ। मैंने एक्चुअली निकाल के रखा था इस चीज को ताकि इसके बारे में बात कर सकें। टीएन सेशन की जो यू नो जो बायोग्राफी है, सेशन एंड इंटीमेट स्टोरी, जो गोविंदन कुट्टी साहब ने लिखी है, उसके अंदर कहते हैं कि ये जो फिशरिस फोर्सेस कुड बी अनलीस्ड सो वाइडली and involuntary as and when we want. Collector Station had enough evidence to conclude that foreign forces were actively instigating mischief. New Delhi knew it. Some Dravida leaders have been influenced with American money, routed through Sri Lanka, and they became, if unsuspectingly, ready instruments for destabilization. तो ये वो जो तो आप पूरी डीप स्टेट की एक्टिविटीज तो हम लोग हाँ, एनालाइज कर ही रहे हैं ना, एंड दीज पीपल आर रेडी फॉर्डर, अवेलेबल है, तो क्योंकि व्हाट डू यू थिंक इज इनकी हैपनिंग पॉलिटिकल सर्कल के अंदर इस टाइम पे? आई मीन जो पुराने प्यादे जो थे उनके ऊपर अभी ट्रस्ट हट चुका है, क्या हुआ है? आप आपके हिसाब तो से पॉलिटिकली आपको क्या दिखता है वो सर? मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा रीअलाइनमेंट्स चल रहे हैं, हम्म, रीअलाइनमेंट्स चल रहे हैं। द ओनली थिंग इज दैट हमारी जुडिशरी जो है वो अभी तक इज नॉट अलाइव टू व्हाट इज गोइंग ऑन ग्लोबली। दे नीड नहीं सम। सर, सॉरी माफी चाहूंगा मैं यहाँ पर, इफ यू डोंट, हमारी नहीं सर, देयर इज नो जुडिशरी इन द फ्रीकिंग वर्ल्ड व्हिच इज अलाइन्ड टू इट। मेरी बात माफ करिएगा, मैं ये मतलब आई एम गोना से दिस टिल किंगडम कम, कोई एक दुनिया में मेरे को जुडिशरी दिखा दीजिए सर। अगर आप सोचते हैं चाइना या रशिया या जापान, उधर पे भी सेम हाल है, एग्जैक्टली दिस। आई डोंट नो व्हाट दीस गाइस हैव बीन टॉट, व्हाट दे आर डूइंग। वो वहां पर उधर पे कहता है भाई यूएसएआईडी खोल दो यार, फर्क क्या पड़ता है। एक बंदा कहता है डॉज बंद कर दो, अरे भाई परेशान आत्मा है तेरी। यहाँ पर आज आज एक आया है सर, मतलब जेम ऑफ जुडिशरी, कि भाई रेप का डेफिनेशन क्या है। मिश्रा जी का। आर वी सीरियस? वी गोना नाउ स्टार्ट, अच्छा भाई प्रेसिंग समवन्स बॉडी पार्ट्स एंड डूइंग दिस इज नॉट रेप? आर यू सीरियस? He hasn't read the changed definition of rape. अब यही बात है ना सर। सो जुडिशरी सर, माफी चाहूंगा मैं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट करूंगा, भारत की तो भाई पता नहीं कहां पर है, दुनिया भर में यही हाल है। हमको ना अभी मिडिल ईस्ट बन जाना चाहिए सर, शेख जायद या किसी को लाओ इधर पे भैया, अपने लॉ एंड ऑर्डर इधर पे दो, आउटसोर्स कर देते हैं लॉ एंड ऑर्डर हम यूएई को, तब जाके कुछ होगा ढंग से। Actually, you have a point. This whole business of constitutional governance, it is being laid low by that organ which is supposed to guard the constitution, because the problem is who will guard the guards. अरे सर गार्ड्स जब सो रहे होते हैं उनको पता ही, जैसे एंड आई थिंक यू सेड समथिंग रियली नाइस कि भाई इनको पता ही नहीं है दुनिया किस तरफ जा रही है। हाँ, At the end of his term, I figured that Mr. Chandrachud kind of realized कि नहीं यार, the world order is shifting. You know, things are different. थोड़ा he kind of changed himself, although I have disagreements with him. But उन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी। The present lot, I mean, I wonder ही करते क्या है? Quis And the scale, custodiae ipsos custodes, ये एक the लैटिन the मैक्सिम है। yeah, जी। Quis custodiet ipsos custodes, who will guard the guards, who will watch the watchman? बताइए कौन करेगा? The constitutional governance
is in a mess everywhere. Yep. Absolutely. Look at Romania. The judge says, no, I think there is Russian interference. I think. Oh, Budri, I think the entire country is protesting on your thinking. But 20 million people, they're on the streets. Nothing. Nobody's going to ask. Georgia, Romania, Israel, Bangladesh, मणिपुर. भाई तेरे को उसके अंदर कोटे में घुसने की क्या जरूरत थी? मणिपुर में जो ट्रिगर था May 3rd वायलेंस का, यही तो था, हाई कोर्ट. थाईलैंड, एंड हमने पिछली बार, इफ यू रिमेंबर सर, यू एंड आई वर इन देहरादून, हमने इसके ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन करी थी. मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा वो उसको जाके देखेगा, ऑल्दो कट शॉर्ट हो गई थी डिस्कशन, एंड मैं संजय जी के साथ दोबारा एक प्लान करूंगा. दैट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन एंड आई थिंक वी नीड टू एक्सपैंड दिस. मेरे हिसाब से थोड़ा पब्लिक प्रेशर डालना चाहिए. आखिरी सवाल मैं पूछूंगा सर आपसे, डू यू थिंक अभी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिस तरह से अभी थोड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है कई जगह पे, वी आर लिटरली सीइंग यू टर्न्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, वी आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ आइसोलेशनिज्म. साउथ बेसिकली वो डीएमके को तो पूरी तरह आइसोलेट कर रखा है. वहां पर अन्नामलाई साहब, दिस दैट, मिजोरम चीफ मिनिस्टर टर्न अराउंड, वो तो अमित शाह साहब के हाथ जोड़ के खड़ा था. We are seeing Mamta Didi, yeah, there are problems, but Didi is quiet. Didi चुप हो गई है. And पंजाब ऊपर से केजरीवाल साहब is now this and that. तो अभी ये जो आपका जो इस टाइम पे सोसाइटल एनिमी, तो नहीं बोलूंगा सर, एनिमी इज अ रॉन्ग वर्ड, बट सोसाइटल ऑपोजिशन है, क्या ये सिर्फ यही एलिमेंट्स बाकी हैं? बिकॉज पॉलिटिकल ऑपोजिशन इस देश के अंदर खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, एंड पॉलिटिकल ऑपोजिशन इज बीइंग यूज्ड बाय दीज एलिमेंट्स फॉर देयर कॉज, बिकॉज कोई और उनके पास कुछ बचा नहीं है. It's either Aurangzeb or it's Waqf or whatever it is. Somebody else is driving the agenda. This is called lazy opposition. जब आपके पास आपकी जो ऑपोजिशन है उसकी बेसिक डायनामिज्म जब खत्म हो जाती है ना, तो देन इट क्लचेस एट स्ट्रॉस. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. That is why you see कि sometimes when suddenly आजकल, which is very rare, क्योंकि otherwise बहुत टाइम लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ग्रो करते हुए, ग्रो करके वो इस पोजीशन में आए कि वो एक सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच सके. लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि जो एस्टैब्लिश्ड ऑपोजिशन है वो तो अब एक तरह से बिल्कुल इनफेक्चुअल हो गया, क्योंकि कोई आइडियाज ही नहीं बचे. और फिर उसके लिए फिर वो जो है वो क्लचेस एट स्ट्रॉज, इसी तरह के जो साइड इश्यूज हैं वो लेके आता है. और इसीलिए लोग, आप देखिए, जो कंफर्म्ड कांग्रेस सपोर्टर्स भी रहे हैं या कंफर्म कांग्रेस सपोर्टिंग इंटेलेक्चुअल्स भी रहे हैं, वो भी अब यही कह रहे हैं कि भाई डायनेमिज्म किधर है? दी ओनली पार्टी दैट सीम्स टू बी ग्रोइंग इज बीजेपी. और वो इसलिए क्योंकि उसका जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा ओपन एंडेड है, तो उसमें अभी भी बहुत कुछ आ जाता है. उसके जो सपोर्टर्स उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो फीडबैक अभी भी रिस्पॉन्ड टू किया जाता है. Yeah, that is there, sir. They make mistakes, there is no question, but at least when somebody says, "अब देखो क्या कर रहे हो?" Okay, fine, we made a mistake. That's acceptable, and I like that. कांग्रेस में तो उसका कोई चांस ही नहीं है, और जो आपके फैमिली रन पार्टीज है उनमें उनका कोई चांस ही नहीं है. शशि थरूर का एग्जांपल देख लो सर, क्या हालत कर रखी है उसकी, बताइए. We may have our own differences, we may like him, dislike him, we may mock him, whatever, but there is no gainsaying the fact कि बंदे में दम तो है ना. Sir, I've gained a certain amount of respect for the guy, honestly telling you. I mean, he's got 50,000 things wrong for him, but थोड़ा, I mean, in public अगर आपको बोलना है, भैया मेरे मुंह पे मैंने अपने आप अंडा भी मैं पोंछ रहा हूँ, मेरी हालत थोड़ी खराब है, सॉरी, क्योंकि मेरी एनालिसिस एकदम गलत थी. It takes a certain kind of human being to come out and say that. It does, and that tells you कि he's not all lost inside. वो है थोड़ा, क्या कर सकता है, वो भी समझ में आता है, but he's not all lost. Conscious तो जिंदा है उसका, at least.
owning up to something like that, जो उसका कल आपने देखा ना स्टेटमेंट एग ऑन द फेस वाला, that won't go down very well with the leadership. I mean, no. But I must say, आप sir, तो वो तो जया बच्चन भी कुछ बोल गई थी, पता नहीं कैसे बोल गई। पता वो नहीं तो सर, अलग किस्म की बावली है वैसे तो। क्या मोदी साहब आजकल स्क्रू ड्राइवर लेके घूम रहे हैं क्या आजकल? इधर आ, एक सेकंड, चल जाओ। स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं होती ना आजकल तो। आजकल तो हाँ। आप सॉफ्टवेयर हैक कर लो और उसको अपडेट कर दो। नहीं, but sir, I'm seeing the frustration on the other side. Although I mean, the government is being very calm and quiet and relaxed and this and that. We know because they also have to hedge themselves and this and that. But जो दूसरी साइड है, I mean, it's funny to see them. एक नैरेटिव पकड़ नहीं पा रहे। रोज कोई नया इन्वेस्टिगेशन ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद अगले दिन भूल जाते हैं खुद ही। 3 दिन के बाद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो अभी भाई क्या कर रहे हो यार? कुछ तो पकड़ो। But I must say that this conversation was helpful because आपने जो एक दिमागी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव कि एक जब सोसाइटल लॉस होता है तो आपको वो सोसाइटल गेन करने के लिए थोड़ी आवाजें उठानी पड़ती हैं। आई थिंक द एडिशन ऑफ कीपिंग इट बिलो दैट, एक 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 लेवल से ऊपर मत जाने दो इसको, जस्ट कीप इट बिलो सो दैट न्यूज़ बने, बट इट शुड नॉट बी कि न्यूज़ बने और पिछवाड़े टूटे उसके बाद। सो दैट्स दिस थिंग, बट द ब्रेकिंग ऑफ पिछवाड़ास इज स्टिल हैपनिंग एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। इसीलिए मैं आई कैनॉट सी एनी लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड एक्शन। रैंडम एक्ट्स में हैपन, लेकिन वक्फ के मुतालिक कोई लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो जाए, अनलाइकली। वो भी है और एक इन्फिल्ट्रेशन भी दिखती है सर्टेन ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट भी एंटी चल रहा है ना, ग्लोबल क्लाइमेट भी एंटी चल रहा है। आई नो सर, सर्टेन ग्रुप्स जो दिल्ली के ग्रुप्स हैं वो तो आके बोल रहे हैं ना करो भाई, ना करो, ये टाइम नहीं है ठीक, ना करो। वो एक, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, मौलाना साहब है, काफी वो काली वाली दाढ़ी है उनकी, सफेद बाल है, काली दाढ़ी है। उन्होंने बोला कि ये टाइम ठीक नहीं है, बात करो, जो भी आपके इश्यूज है रिजॉल्व करो। तो मैं बोला अच्छा, एक तो बंदा है जिसमें दिमाग है एटलीस्ट। थैंक यू सर फॉर द टाइम एंड आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड लर्निंग। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।